हे गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी भौतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस, 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 7 प्रश्न आपका पहले हो चुका है और सातों के सातों प्रश्न आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं 8वें प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा। गाइस, अगर इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कर लेते हो, 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर, 70 नंबर में से आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि गाइस, आपको मालूम है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, पहले से देखे भी होंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी जो है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, इसीलिए हम बहुत ही एनालाइज के जरिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, दे रहा हूं। आज उसी के क्रम में हम 8वां प्रश्न लेकर आए हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में इस लेक्चर को लाइक कर लो। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ो। निश्चित रूप से लेक्चर के लास्ट होते होते ये जो प्रश्न है आपका तैयार भी हो जाएगा और आपको याद रखने में आसानी भी होगी। साथ में गाइस, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप संकल्प लो कि पूरी की पूरी लेक्चर को देखोगे और लेक्चर को देखने के बाद 30 दिसंबर तक ये पूरी की पूरी 15 प्रश्न करा दूंगा। 31 दिसंबर पर को इस वर्ष के यानी 2020 के अंतिम दिन आपका टेस्ट होने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का टेस्ट होगा, शानदार तरीके से होगा। टेस्ट कैसे देना है ऑनलाइन, ये सब चीज़ें 31 तारीख से पहले आपको बता दी जाएंगी। तब तक गाइस, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को तैयार कर लो और टेस्ट दे के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ 2021 में जाओ और 2021 से पहले 30 से 40 नंबर तक की तैयारी कर लो। तो कितने स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताना। साथ में गाइस, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे के सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, काफ़ी हेल्प होगा आपको। तो गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 8वां प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत संबंधित हाइगेंस का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए क्या होता है हाइगेंस का सिद्धांत। एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस। गांव में वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कहा जाता है, गांव में वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कहा जाता है। गांव की जो दादी माँ होती हैं वो लोग वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। तो वैसे एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, ये रहने वाले थे हाईलैंड के एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस। इन्होंने प्रकाश के तरंग संबंधित, किसके संबंधित, तरंग संबंधित प्रकाश के तरंग संबंधित कुछ नियम दिए। यह नियम इन्होंने दिया था 1978 में, ठीक है। एक हाइगेंस नामक के वैज्ञानिक थे जो प्रकाश के तरंग संबंधित नियम दिए थे 1978 में। उसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे और वही नियम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एक प्रकाश के तरंग संबंधित प्रतिपादन हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1978 में दिया था। वही बात है, एक हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1978 में प्रकाश के तरंग संबंधित जो नियम का प्रतिपादन किए थे और ये हाईलैंड के रहने वाले थे। गाइस, इस लाइन को आप ऊपर जरूर लिखना। यह लाइन लिख लोगे ना तो एग्जामिनर के दिमाग में पहले से एक इफेक्ट डालेगा कि स्टूडेंट को इतिहास और भूगोल सब याद है हाइगेंस के सिद्धांत से। कुछ लोग यहाँ से शुरू करेंगे हाइगेंस के अनुसार, लेकिन आप इस लाइन को अगर ऊपर लिख दिए तो एग्जामिनर के दिमाग में अलग इफेक्ट जाएगा। छोटी सी लाइन है, 2 लाइन है कि जो हाईलैंड नाम के वैज्ञानिक थे, जिसे गाँव में वैज्ञानिक कहा जाता है, वह वैज्ञानिक हाईलैंड के रहने वाले थे और वह प्रकाश के तरंग संबंधित नियम का प्रतिपादन किए थे। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद चलते हम लोग इनका क्या प्रतिपादन किए थे, वे क्या बताए थे वह देखते हैं। हाइगेंस ने बताया थे, देखिए हाइगेंस क्या बताए थे। हाइगेंस ने बताया था कि कोई भी प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस क्या बताए थे, कोई प्रकाश है वह तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस के अनुसार कोई भी प्रकाश हो वह तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में। मान लीजिए कोई स्रोत है, यहाँ पर एक लाइट बार दी, ठीक है, एक बल्ब बार दिया आप लोग, सूर्य वाला बल्ब। कौन वाला, एलईडी नहीं, सूर्य वाला बल्ब। कितने लोग सूर्य वाला बल्ब देखे हैं? अब तो हर जगह एलईडी है और एलईडी जलाना भी चाहिए क्योंकि कम वाट में आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। बहुत पहले एलईडी की जगह पर एक बल्ब आया करता था सूर्य वाला,
ठीक है, आपको मन है, आप अगर मन है एलईडी जलाने की तो एलईडी जला लीजिए, कोई बात नहीं। तो कोई भी प्रकाश स्रोत है, जब प्रकाश स्रोत, ये मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, जब इस प्रकाश स्रोत को जलाते हैं तो यहां से जो प्रकाश निकलता है वह तरंगों के रूप में निकलता है, और तरंगों के रूप में यह सभी दिशाओं में निकलता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में निकलता है। और सभी दिशाओं में जब ये चलता है तो प्रकाश के वेग से चलता है। फिर से समझना, हाइगेंस ने बताया था कि जब प्रकाश चलता है तो वह तरंगों के रूप में चलता है। उनके अनुसार अगर कोई स्रोत है तो स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तरंगों के रूप में निकलता है, और वह सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, और संचरित होते समय इसका चाल, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब जरा बताओ मुझे प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग c होता है। c इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से समझना इनका नियम। इनका नियम क्या है? कोई भी प्रकाश है वह तरंगों के रूप में चलता है। अगर कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पे रख दें तो यहाँ से चलने वाली सभी तरंग, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है तो सभी तरंग सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आपको लिखना होगा। ये जो मैं इन्वर्टेड कामा में लिखा हूँ तो वैसे ही एग्जाम में लिखना, कम लिखना, सही लिखना, अच्छे से लिखना, निश्चित रूप से एग्जामिनर आपके पास नंबर देगा, अच्छा नंबर देगा। ज़्यादा कॉपी में ज़्यादा भरने से नंबर नहीं देते हैं, अच्छे से लिखोगे, कम लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे? प्रकाश हाइगेंस के अनुसार इन्वर्टेड कामा में लिखना, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ पर लिखे हैं जब कोई तरंगे स्रोत से निकलती हैं, मतलब जैसे यहाँ पर कोई स्रोत से निकल रही तो सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं। वही बात, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया प्रकाश का, हाइगेंस का सिद्धांत। इसके बाद हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश चलती हैं, यानी जो तरंग चलती हैं उनके लिए एक सर्वव्यापी और काल्पनिक माध्यम होता है। जब कोई तरंगे चलती हैं तो तरंग के चलने के लिए सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम होता है, उस माध्यम को कहते हैं ईथर। ध्यानपूर्वक समझना। अब बताइए, हाइगेंस ने बताया था कि जब कोई प्रकाश चलती है, प्रकाश चल रही है, चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को उन्होंने कल्पना किया था, उस माध्यम का नाम था ईथर। फिर से समझना, हाइगेंस ने क्या बताया था? इसने बताया था कि जब कोई प्रकाश चलती है तो चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग चलते हो तो रोड पे चलते हो ना, खेत में तो नहीं चलोगे। उसी अनुसार कोई तरंगे चलती हैं तो चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम का नाम है ईथर। और जो ईथर होता है वह ईथर जो होता है, यह ईथर आपका भारहीन होता है, घनत्व कम होता है, और इसका प्रत्यास्था बहुत अधिक होता है। फिर से समझना, जब कोई तरंग चलती है तो उसके लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम का नाम उसने, यानी हाइगेंस ने रखा था ईथर। ईथर जो होता है एक माध्यम होता है जो कि भारहीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है यम 0 होता है, इसका घनत्व कम होता है, घनत्व मतलब D बहुत कम होता है, और इसका प्रत्यास्था अधिक होती है। और बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में प्रश्न बनता है, ईथर का घनत्व होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, इस तरह से पूछ देगा आपके सामने। तो ईथर का घनत्व शून्य होगा, द्रव्यमान आपका शून्य होगा, ईथर का घनत्व कम होगा, द्रव्यमान शून्य होगा, और प्रत्यास्था बहुत ही अधिक होगा। ये ईथर की क्वालिटी होती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, हाइगेंस ने तरंगों को चलने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना किया। ईथर भारहीन होता है, ईथर घनत्व बहुत कम होता है, ईथर का घनत्व बहुत कम होता है, ईथर का प्रत्यास्था बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अभी तक 2 नियम आप पढ़ चुके हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, दूसरा नियम है कि तरंगे जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उस माध्यम का नाम ईथर था, काल्पनिक माध्यम था। इसके बाद तीसरे की ओर चलते हैं। जब तरंगे आंख के रेटिना पर पड़ती हैं, जब तरंगे यहाँ पे आंख, हाँ,
जब तरंगे आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो या गिरती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देता है। ये जब तरंगे होते हैं वह तरंगे आंख की रेटिना पर गिरती हैं। जो तरंग होता है यहां पर देखिएगा, देखिए जो तरंग होता है, जब ये तरंग जो है कहां पे गिरती है, आंख के रेटिना पे, आंख की रेटिना पर, तो हमें वस्तु क्या देता है, वस्तु दिखाई देता है। वैसे नहीं देखा, जब कोई तरंग है वह तरंग हमारे आंख के रेटिना पर पड़ेगी तो वस्तु दिखाई देगी। अगर तरंग आंख के रेटिना पर नहीं पड़ेगी तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। इन्होंने किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया। तो हाइगेंस ने 3 सिद्धांत बताया था। तीसरा सिद्धांत क्या है, जब कोई प्रकाश तरंगे आंख की रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो तीसरा भी सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। फिर से तीनों के तीनों सिद्धांत को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस एक हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक है, हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। 1978 में उन्होंने प्रकाश के तरंग संबंधित कुछ सिद्धांत दिए जिन्हें हाइगेंस का सिद्धांत कहा जाता है। जिसमें से पहला सिद्धांत था, फर्स्ट सिद्धांत था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंग स्रोत से निकलने वाली तरंगे सभी दिशा में समान चाल से चलती हैं। वह चाल आपका प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत था, उन्होंने दिया था प्रकाश तरंगों के चलने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम का नाम ईथर है। प्रकाश तरंगों को चलने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम का नाम ईथर है। जो ईथर होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, द्रव्यमान शून्य होता है, घनत्व तो बहुत कम होता है, प्रत्यास्थता अधिक होती है। बहुविकल्पी प्रश्न में यहां से काफी बार प्रश्न बनता है कि ईथर का घनत्व होता है, ईथर का घनत्व होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, इसमें से कुछ नहीं। आप दे लोगे आंसर। ईथर का प्रत्यास्थता होता है, इस प्रकार करके क्वेश्चन काफी बार बने हैं। तो ईथर का प्रत्यास्थता अधिक होता है, घनत्व कम होता है, द्रव्यमान शून्य होती है। तीसरी सी बात आती है, हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वे हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। फिलहाल इसके बाद जो इनका काफी डिसमेरिट आया, मतलब डिसमेरिट का मतलब है कि इसका कमी आई। कमी में क्या हुआ कि ये माध्यम में ईथर जो होती है, जो यहाँ पे ईथर की परिकल्पना किए थे ना, ईथर को दिखा नहीं पाए। बताइए आपके पास उसमें ईथर दिखाई देता है क्या, आपको नहीं दिखाई देता है ना। बाद में इनसे पूछा गया ईथर कहाँ पे, ये बात 1978 की है। तो 1978 के बाद जब साइंटिस्ट, अन्य साइंटिस्ट आए तो इनसे पूछा गया, हाइगेंस भाई साहब बताओ ईथर कहाँ पे है, दिखाओ जरा। तो ये दिखा नहीं पाए, काफ़ी इनकी डिमेरिट है। इस जो ये दिए थे पूरी की पूरी सिद्धांत, इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां निकली। कमियों के आधार पर नया एक सिद्धांत आया। अब वो कौन सा सिद्धांत है, ये सभी चीज़ें आपके चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन उसे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि समय नहीं बचा है। ये सब पढ़ने का समय था जून जुलाई अगस्त में, लेकिन समय निकल चुका है, टाइम कम बचा है। उन्हीं चीज़ों को पढ़ो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसके साथ में 2-3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर का। क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगे, लेकिन ये टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिया हूं। ये सभी लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है। टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हाइगेंस का सिद्धांत। कभी कभी अति लघु उत्तरी में तरंगार्घ क्या है, जिसे वेव फोर्थ कहा जाता है इंग्लिश में, क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इस चैप्टर से आपको हम समझाएंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर कराएंगे एग्जाम से पहले। क्योंकि देखिए 30 तारीख तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जा रहा है, उसके बाद आपका लघु उत्तरीय होगा, फिर अति लघु उत्तरीय होगा, फिर बहुविकल्पी आज से मॉर्निंग में आपका चलने लगेगा। एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन फिजिक्स का। इस प्रकार से बहुविकल्पी मॉर्निंग में कराते रहेंगे। कुल मिला जुलाकर आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होने वाली है। बस आप लोग डेली की डेली क्लासेज में बने रहिए और जो चीज़ें दिया जा रहा है उसे याद करते चलिए। क्लासेस कम दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसे याद करिए। अभी 10 क्लासेज दे दूँ, 3-3 घंटे की क्लासेज दे दूँ, अगर आपको न याद हो तो उसके मतलब क्या निकलेगा? क्लासेज बनाने से मतलब क्या होती है? मतलब वो तब होता है जब जो चीज़ें यहाँ पर लिखा है वो आपके दिमाग में छप जाए। मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे शब्दों में याद कराने की पॉइंट बताने की। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप 2-4-10 लाइन तो अपने से भी लिख सकते हो, बुक से पढ़कर कुछ और एक्स्ट्रा लिख सकते हो।
बुक भी पढ़ लिया करो पढ़ने के बाद अपनी किताब से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग सभी क्लास में प्रेजेंट हुई। टेस्ट देने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रणनीति आ रही है बोर्ड एग्जाम में तैयारी को लेकर, उस रणनीति को जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।